आपका एमबीए ख़त्म हो गया है एंड अब आपकी एमबीए करने के बाद आपकी जॉब लग गई है। आपकी मंथली सैलरी है 40,000 या 50,000 या 70,000 या 1 लाख रुपए। सैलरी चाहे आपकी जो भी हो, ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किस तरीके से ध्यान रखना है आफ्टर डूइंग एन एमबीए। बहुत कॉमनली देखा गया है कि एमबीए करने के बाद जब लोग कमाना चालू करते हैं तो वो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं दैट कैन सेट देम बिहाइंड इन लाइफ ऑफ मैनी मैनी ईयर्स। इसका मतलब बेसिकली ये कि आपकी जॉब के बाद अगर आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं देते हो, देन देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप एक डाउनवर्ड स्पायरल में जाओ एंड आप कुछ सालों बाद अपने चॉइसेस को एंड अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर रिग्रेट करो। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो आपको जब एमबीए करने के लिए लोन लेना है, एंड अगर आप लोन ले रहे हो एमबीए करने के लिए, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को बहुत अच्छे तरीके से अपने बैंक के साथ नेगोशिएट करें। हर बैंक की कोई एक स्कीम होती है, एजुकेशन की स्कीम होती है। फॉर एक एग्जांपल एसबीआई की एमबीए की एक स्कॉलर लोन बोल की एक स्कीम होती है, जिसमें वो टॉप कॉलेजेस के लिए स्पेसिफिकली लोन देती है एट अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट। तो आपको बेसिकली उन टाइप के लोन स्कीम्स को में ही अवेल करना है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी नॉमिनल होता है। अगर आप एनबीएफसी से लोन ले रहे हो या तो किसी और प्राइवेट लेंडर, थर्ड पार्टी लेंडर से अगर आप लोन ले रहे हो, तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट आपको 8 8.5 में आपका काम हो जाए, आपको अननेसेसरली 11 12 13% आपको इंटरेस्ट देने पड़े वहाँ पे। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट रेट में अगर आपको 0.2%, 0.25% भी अगर आपको रिबेट मिलता है ना, डेफिनेटली आपको सस्ते वाले लोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 0.25% से भी आप एक लमसम अमाउंट 20-25 लाख के अमाउंट में काफ़ी सिग्निफिकेंटली सेव कर सकते हो। तो इस बारे में आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है एंड आपको एक बहुत करेक्ट एंड अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही आपको अपना एजुकेशन लोन लेना है। ये हो गई आपकी पहली बात। अब सेकेंड बात ये कि आपको एमबीए करने के बाद आपकी जो भी सैलरी लग रही है, आपको कमिट करना है कि आप अपने सैलरी का एक पोर्शन अपने एजुकेशन लोन की तरफ डालेंगे ही डालेंगे। एंड आपको टारगेट करना है कि आप इस एजुकेशन लोन को कम से कम समय में, द मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन में आपको ये लोन को कंप्लीट करना है। आपको पता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आपको रिबेट मिलता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि जस्ट बिकॉज आपको ये 2,000-3,000 रुपये अगर आप बचा रहे हो यहाँ पे, इस चीज़ को बचाने के लिए आप अपने लोन को अननेसेसरली 8 ईयर्स तक प्रोलॉन्ग मत करें। अगर आपकी क्षमता है तो आप अपने लोन को इमीडिएटली रीपे करें एंड अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट करने की कोशिश करें। जो आपके पैसे बचे कुचे हैं उसको अपने और यूजफुल एरियाज में इन्वेस्ट करने की चालू करें। आपको ये बात तो पता होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आप जब एमबीए कर रहे थे, आपकी जो एमबीए की फीस सपोजिटली जो थी 20 लाख थी, लेकिन आपकी एक्चुअल एमबीए की फीस 20 लाख नहीं थी। आपने एमबीए करने के लिए 2 साल काम नहीं किया, जहाँ पे आपने एक सैलरी को फोरगो किया, तो वो भी आपके एमबीए के कॉस्ट में आता है। आप जो मज़े करने में, घूमने फिरने में, लेजर एक्टिविटीज़ में जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, जिस दौरान आप कमा नहीं रहे हो, आप फीस भी पे कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लगभग अगर आपकी फीस 20 लाख है 2 साल के एमबीए की, तो अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, तो अगर आपकी 4-5 लाख रुपए की सैलरी होती है, अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे होते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो लगभग अराउंड 35-40 लाख होता है आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस माइंडसेट से, इस पर्सपेक्टिव से आपको अपने फाइनेंसेस को कंसिडर करना है। आपको आपके एमबीए के दौरान भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस में स्प्लर्ज नहीं करना है। हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती करिए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, क्योंकि यही टाइम होता है फ्रेंडशिप्स बनाने का, घूमने फिरने का। थोड़ी बहुत करिए, थोड़ा बहुत पैसे खर्च करिए, लेकिन डोंट मेक स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजंस। ये नहीं है कि आप कोई लग्जरियस ट्रिप जाके आ जाइए। अगर आप लोन लेके एमबीए कर रहे हैं, आपको 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक नॉर्मल एयरबीएनबी टाइप के अपार्टमेंट में, नॉर्मल 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में भी जाके आप मज़े कर सकते हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, अननेसेसरी परचेजेस में ज़्यादा अपने पैसे वेस्ट ना करें। अब हम बात करते हैं अबाउट एक्सपेंसेस दैट कम इमीडिएटली आफ्टर यू ग्रेजुएट। अब जब आप एमबीए करके निकलते हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो एज होगी दैट विल बी इन योर लेट 20s, या आप 26, 27, 28, 29, 30 ईयर्स के हो गए। और ऐसे स्टेज में आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर आपने लोन लेके पढ़ाई की, तो आपको सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका आपको लोन रिपे करना है। अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड है, तो आपको आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है। और अगर आप एमबीए करने के बाद इमीडिएटली शादी करना चाहते हैं, तो आपके पास और सारे एक्सपेंसेस आपके पास एड अप हो जाते हैं, क्योंकि शादियों में भी खर्चे होते हैं, शॉपिंग होती है, आपको फिर थोड़े टाइम के बाद एक 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि एमबीए करने के बाद अगर आप हो सके तो 1-1.5 साल आप पहले कमा लें,
थोड़ी बहुत सेविंग कर ले, थोड़े बहुत 4-5 महीने का एक इमरजेंसी फंड आप सेव कर ले, उसके बाद ही शादी करना प्रेफर करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन अगर आपकी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग है, आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, देन द चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। और जब आप MBA करके आपके हाथ में 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये की सैलरी आती है पर मंथ, तो आपको लगता है पहले टेक्निकली कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता है, क्योंकि या तो आप फ्रेशर करके MBA निकलते हो, या तो आपकी पहले MBA की पहले की जो जॉब होती है उसमें 20-25 हज़ार की आपकी जॉब होती है। तो आपको लगता है कि ये 70-80 हज़ार रुपये हैं, ये बहुत सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी है, इसलिए मेरे को अब फॉरेन ट्रिप्स लेने चाहिए, मज़े करने चाहिए, लेटेस्ट आईफोन खरीदना चाहिए, क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए, अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में रेगुलरली खाना चाहिए। एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, इंश्योरेंस की बात होती है, इन सब चीज़ों पे आप इमीडिएटली ध्यान नहीं देते हो। मेरी रिकमेंडेशन तो आपको ये रहेगी कि जब तक आपका एजुकेशन लोन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू परचेज एनी कार। हाँ, 2 व्हीलर आप ले सकते हो क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन योर मूवमेंट, बट एक कार आप अभी परचेस मत करिए। कार हो गया, घर हो गया, वेडिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कोई भी लोन नहीं ले जब तक आप अपने एजुकेशन लोन को पूरी तरीके से 100% तरीके से आप रीपे नहीं कर देते हो, क्योंकि इससे आपके पास ज़बरदस्ती मल्टीपल लोन्स का स्ट्रेस होगा, मल्टीपल पेमेंट्स का स्ट्रेस होगा, एंड आपको हर मंथ कट टू कट चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के ज़माने में भी जो जॉब आपकी लगेगी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगेगी, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही लगेगी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखिए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप एक नॉर्मल 2 BHK रेंट में रहते हो किसी बैंगलोर, मुंबई, इन टाइप के शहर में, तो डेफिनेटली 25-30,000 बेयर मिनिमम आपको स्पेंड करना ही होगा। फिर चाहे आप शेयरिंग में भी रह रहे हो, फिर भी आपके थोड़े बहुत खर्चे तो होंगे ही। उसके साथ साथ आपको एजुकेशन लोन की EMI भी पे करनी है, घर के खर्चे भी निकालने हैं, एंड आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी थोड़े पैसे स्टेप असाइड करने हैं। तो इसलिए शुरू में आप बिल्कुल भी लोन मत लीजिए। सपोज आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ है, तो आपको ऐसा बजट बनाना है कि आपकी एजुकेशन लोन EMI के साथ आपके जो घर के खर्चे हैं वो लगभग 50,000 to 55,000 रुपीज़ के आसपास ही क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद आपके पास कम से कम 15-20,000 रुपीज़ बचे टू सेव एंड इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको क्रेडिट कार्ड के चंगुल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि क्रेडिट कार्ड आप ले ही नहीं, अनलेस आपकी एक ट्रैवलिंग जॉब है दैट रिक्वायर्स यू टू स्टे इन होटल्स एंड क्लेम द मनी फ्रॉम द कंपनी लेटर। आपको क्रेडिट कार्ड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोन स्टैकिंग को अवॉइड करना है। लोन स्टैकिंग का मतलब बेसिकली है कि आपको एक लोन के ऊपर दूसरा लोन नहीं लेना है और दूसरे लोन के ऊपर तीसरा लोन नहीं लेना है। एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपके पास सिर्फ एक लोन चल रहा होना चाहिए, एंड उस लोन को कंप्लीटली 100% रीपे करने के बाद ही आपको सेकेंड लोन लेना है। क्योंकि अगर आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, वेडिंग लोन, पर्सनल लोन, ये सब चीज़ों को एक साथ ले लेते हो, देन यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। एंड एक बार आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल दिए, इतनी EMIs डाल दिए, तो आपके पास वो जॉब में पिसने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। यू बिकम अ पार्ट ऑफ द रैट रेस, एंड द एंड गोल इज नॉट टू बी ट्रैप्ड इन अ रैट रेस। आपको अपने आप के लिए एक फाइनेंशियल कुशन बना के रखना है, ताकि आपकी लाइफ में सपोज आप कभी ऐसे जॉब में हो जिसका वर्किंग एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया, जहां आप काम नहीं करना चाहते हो, आप कोई और एरिया ऑफ करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर जॉब से वॉक अवे करके उन नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर पाओ। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक फाइनेंशियल सेविंग्स एंड फाइनेंशियल सरप्लस होगा। आप अगर कट टू कट हर मंथ चल रहे होगे जहाँ पे आपको 3-4 EMIs पे करनी पड़ रही है, तब आप ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आ पाएंगे, एंड यू विल गेट ट्रैप्ड इन द हैमस्टर व्हील। अनदर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज दैट बी अवेयर ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ लाइफ। अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, हो सकता है आपको आपकी कंपनी से कभी भी ले ऑफ कर दिया जाए, एंड दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सपेलिंग यू आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज आपके 2-3 EMI चल रहे हैं साथ साथ। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको ले ऑफ नहीं करेगी। आपको अपना एक फाइनेंशियल कुशन हमेशा लेके आगे बढ़ना है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ताकि ऐसे सिचुएशंस के टाइम में भी आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बैकिंग हो। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, एंड इस अनप्रडिक्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए, इस रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग स्टैश्ड अप इन योर अकाउंट और इन योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड। किसी और के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड शुरू में MBA के बाद जब थोड़ा ज़्यादा पैसा आने लगता है हाथ में, तो यूजुअली वी टेंड टू गेट कैरिड अवे। So the message in this video was that not to get too much carried away and be in control of your emotions and your financial spendings, and the foundation that you lay in the first 4 to 5 years after your MBA is basically going to lay a path of your journey towards your financial goals. So I hope that you like this video. अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।